हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ाई की जाती है। अच्छे अध्यापकों द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग निःशुल्क में पढ़ाते हैं, जिसका कोई भी यूट्यूब पे चार्ज नहीं लगता है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आज रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान में ख़ास तौर पे उन चीज़ों को जो बच्चे का बहुत कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि उसे खुद पता नहीं होता है और आगे की चीज़ें उसको समझ में आती नहीं है, वो चाह कर भी नहीं पढ़ पाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है उसका बेसिक। आज बेसिक पे बात करते हुए हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे केमिस्ट्री को एक नए सिरे से, और देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम बच्चों को समझा पाते हैं। आप लोग को अगर ये चीज़ें समझ में आएँ तो कमेंट करिएगा, अगर कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट करिएगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको कमेंट करिएगा, या जो भी नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी डिमांड पे उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री। ख़ास तौर पे कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोरोना काल में सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये कोरोना काल एक ऐसा काल गया है जिसमें कि काफ़ी बच्चों को निराशा मिली है। कॉलेज खुले नहीं तो बेसिक की कमज़ोरियों की वजह से वो जब इंटर फाइनल में पहुंच गए तो उनको चीज़ें पीछे की पता नहीं है, तो आगे की आ नहीं रही हैं। उसी को पूरा करने के लिए हमने एक नई पहल की है। आइए देखते हैं कि रसायन विज्ञान को शुरुआत से क्या है। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। पहला तो है केमी, दूसरा है हिस्ट्री। केमी का अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि काली मिट्टी का इतिहास। काली मिट्टी का इतिहास क्यों कहा गया? काली मिट्टी का इतिहास क्यों कहा गया? उसका एक बड़ा कारण ये था कि लगभग सभी तत्व मिट्टी से पाए गए। प्रारंभ के सभी तत्व जो हैं वो मिट्टी से ही पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं मिट्टी से रिलेटेड है, मृदा से रिलेटेड है। इसीलिए इसको प्रारंभ में कहा गया काली मिट्टी का इतिहास। सबसे अहम बात करते हैं तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात कर लें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पिता, तो वह है हमारे लेवासिए। लेवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इंटर के बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको ये केमिस्ट्री 3 पार्ट में मिलेगी। पहला पार्ट बन जाएगा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। दूसरा बन जाएगा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तीसरा इसी का पार्ट बनेगा भौतिक रसायन। हमने अब तक पढ़ लिया कि रसायन विज्ञान अर्थात केमी प्लस हिस्ट्री। केमी का अर्थ था काली मिट्टी, हिस्ट्री का मतलब इतिहास। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए जी हैं, और केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया गया। मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। वैसे केमिस्ट्री तो आपके जीवन में हर जगह है। पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, और तीसरा है भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन की बात करें तो जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, पाया जाता है। अकार्बनिक रसायन की बात करें तो जिसमें कार्बन अनुपस्थित रहता है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तीसरी बात करें भौतिक रसायन में, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हमें सवाल लगाने पड़ते हैं, गणित की तरह सवाल लगाने पड़ते हैं। क्योंकि हकीकत में क्या होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं। ओके, आइए। हकीकत में क्या है, जैसे हमने कुछ चीज़ें लिखी,
कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, उससे आपको पहचान हो जाएगी कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है। अगर कार्बनिक और अकार्बनिक की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया H2O, CO2, CH4, CH3OH, इसके अलावा लिख दिया NH3 और लिख देते हैं यहाँ पे PH3। आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं कि H2O को अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जबकि CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात समझने वाली क्या है कि जिसमें कार्बन दिख रहा है वो सर कार्बनिक है, जिसमें कार्बन नहीं दिख रहा है वो अकार्बनिक है। यानी कि कुल मिला के जिसमें कार्बन की उपस्थिति है वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन अनुपस्थित है वो हो गया अकार्बनिक। तो ये PH3 अकार्बनिक है, ये अकार्बनिक है, ये अकार्बनिक है, लेकिन ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भैया कार्बनिक हो गए। बात समझ में आ गई? चलिए, बात अगर कार्बनिक की चली है तो कार्बन उपस्थित है। कार्बन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, कार्बन एक प्रकार का तत्व है। कार्बन एक सिंपल सा तत्व है जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। भैया समझते हैं, ये है हमारा परमाणु क्रमांक, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है और यही प्रोटॉन की संख्या भी है। ये C हमारा संकेत है कार्बन का और ये है हमारा परमाणु भार। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये कार्बन मिलता कहाँ है? कार्बन को क्या आपने देखा है? बिल्कुल देखा है आप लोगों ने, कभी ध्यान नहीं दिया। कार्बन का मतलब होता है काला पदार्थ। किसी भी चीज़ को अगर आप जलाएंगे तो वहाँ से या तो काला धुआं उठेगा या तो जलने के बाद राख छोड़ देगा। राख मतलब काली काली मिट्टी जैसी संरचना। तो जो काला काला पदार्थ बच रहा है ना, वही कार्बन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को जलाने पे हमें काला धुआं या काला पदार्थ प्राप्त होता है वो सब कार्बनिक कहलाते हैं, और जिनको जलाने पे काला धुआं या काला पदार्थ प्राप्त नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आपने जल को लिया। अब जल को अगर आप जलाएंगे, जलाने का मतलब है कि उबालेंगे, तो क्या आपके बर्तन में, आपने मान लीजिए कि इस बर्तन में जल को लिया, अब इसके नीचे लगा दिया आपने आग। आपने यहाँ पे आग लगा दी, लो भैया आग लग गई। आग लग गई तो क्या बर्तन से जो पानी है H2O वो भाप बन के उड़ जाएगा? क्या इसमें कुछ बचेगा? क्या इसमें काला धुआं निकला? नहीं निकला। क्या इसमें काला पदार्थ बचा? नहीं बचा। वहीं पे अगर आप किसी लकड़ी को जलाएंगे, अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो उसमें क्या होगा? काला धुआं भी निकलेगा और काला पदार्थ भी बच जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कार्बन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को टाइप करिए और सेंड करिए। अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये है क्या, कार्बन है क्या। अगर सीधी सी बात करें कि ये एक प्रकार का तत्व है, तो प्रारंभ में हमारे पास एक थ्योरी बन के आती है, और वो थ्योरी क्या है? डिफाइन करना। किसको डिफाइन कर रहा है वो, कि कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है। आइए, इसको हमने अच्छे से देख ही लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। आप लोग अब किसी भी चीज़ को देख के आप बता सकते हैं कि ये कार्बनिक है या
नहीं है। ये क्या था भैया? ये था एक तत्व। तत्व का मतलब है एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या करेगा? ये एलिमेंट कुछ खास करेगा या नहीं करेगा? आइए समझते हैं इस एलिमेंट की कहानी। इस एलिमेंट ये जो हमारा एलिमेंट है ना, इसको 3 भागों में तोड़ लेते हैं ऐसे। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर जी क्या कर रहे हैं, अभी आपको मज़ा आने वाली है। अब आएगी आपको असली वाली मज़ा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि तत्व है क्या। मेरे भाई, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप समझिए कि तत्व अणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व किससे मिलकर बना है? अणुओं से मिलकर बना है। और अणु किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। इतनी सी बात आपको समझनी है। या ये कह सकते हैं कि परमाणुओं का समूह जो है, परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। और अणुओं का समूह क्या कहलाता है भाई? तत्व कहलाता है। अब तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें पूछे कि सबसे छोटा कौन है, तो सर आंख मूंद के बताएगा कि सर एटम सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल, फिर होता है एलिमेंट। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए ये है, ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। लिख दे रहा हूँ, ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसी तरह से ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एलिमेंट। दो सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, अर्थात परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है और अणुओं का समूह तत्व कहलाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे छोटा हो गया भैया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। क्या इससे भी बड़ा कुछ होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। दरअसल ये तत्व अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तत्वों से मिलकर बनी हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो तत्वों से मिलकर बनी हैं। मिटा दिया जाए। देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा हाईटेक बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास रखना होगा कि जो कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने अच्छे तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई भी टीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। वो आपको एप्लीकेशन पे बुलाएंगे, फीस पेड करवाएंगे, तमाम प्रकार का ड्रामा होगा, फिर भी वो कंटेंट आपको नहीं दे के जाएंगे जो हम देंगे। आपको इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ेगा। हमने देख लिया कि परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है, अणुओं का समूह तत्व कहलाता है। अब जो हमारा तत्व है वो दो प्रकार से किया करता है। अगर दो या दो से अधिक तत्व को मिलाया जाए तो कुछ नया बनने वाला है। वो क्या बनेगा भैया? या तो यौगिक बनेगा या तो मिश्रण बनेगा। एलिमेंट या तो कंपाउंड बनाएगा या तो मिक्सचर बनाएगा। इतनी सी बात, सिंपल सी बात कह सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को मिलाने के बाद जो नया बनता है वो या तो यौगिक बनेगा या तो मिश्रण बनेगा। और अब हम देखते हैं कि कब वो यौगिक बनेगा और कब वो मिश्रण बनेगा। बेटा, सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूँ, बहुत ही रिविजनल टाइप की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमाऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा आपका। टीचर आता है, उसी कहानी को बार बार दोहराता है, बच्चों का टाइम ख़राब होता है। मुझे वो नहीं करना है। मुझे यहाँ पे कुछ नया दे के जाना है और उसके साथ साथ समय भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लिखेंगे कि निश्चित अनुपात। क्या लिखेंगे भैया? निश्चित अनुपात।
और यहाँ पे आप लिख लीजिए अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात, सीधी सी भाषा में। अब सीधी सी भाषा क्या है कि सर दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों ऑब्लिक करना पदार्थों को निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। इसका ठीक उल्टा लेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, तो उल्टा हो गया, अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? अगर हम देखें हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मिलाने पे हमें क्या बन रहा है? जल बन रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात इसमें आप देखेंगे तो सर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है, 1 कार्बन दिख रहा है हमको, 1 कार्बन दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो 1:2। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को 1:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर 1:3 के अनुपात में मिला जाए तो ये अमोनिया बन जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं CH4 का अनुपात आप लोग बता दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? ये आपके लिए है। H2SO4, यहाँ पे लिख दें, क्या लिख देते हैं? H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? CH3OH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए हम एक बार कोशिश करते हैं फिर से समझाने की। वो बच्चे ध्यान देंगे, जिनका हो गया है वो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। उनको बिल्कुल शेयर नहीं करनी है जो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पसीना बहा रहे हैं तो इसलिए नहीं बहा रहे हैं कि भंडारा करवाया जाए, इसलिए बहा रहे हैं कि अच्छे बच्चों को जानकारी मिले। आइए देखते हैं CH4। इसमें भैया देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका अनुपात हो गया 1:4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भैया? 2 हैं। सल्फर देख रहे हैं तो 1 है, ये देखिए सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है? तो 4 है। 2:1:4। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अच्छे बच्चे लगाएं कि कार्बन की संख्या सर कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 है। और ऑक्सीजन की संख्या केवल 1 है, 1:4:1। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर ये बात की जाए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। इसका उल्टा लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों बाई पदार्थों को निश्चित की जगह क्या कर देंगे? अनिश्चित। अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक की जगह क्या मिल जाएगा भैया? मिश्रण बन जाएगा। आपने खिचड़ी देखी होगी, क्या देखी होगी? खिचड़ी देखी होगी। क्या आप दाल और चावल को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं? नाप तौल के मिलाते हैं क्या? क्या आप उसे नाप तौल के मिलाते हैं? सर बिल्कुल नाप तौल के नहीं मिलाते हैं। हम तो बस ऐसे घर पे पहुँचे, दाल लिया, चावल लिया, पानी में डाला, धुला, स्टोव पे रख दिया, गैस पे रख दिया या इंडक्शन पे रख दिया, कुकर में डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के। हमने कोई उसका पैमाना नहीं बनाया। तो गांव की भाषा में तो यही कहा जा सकता है कि खिचड़ी। शहर में तैयारी करने वाले लोग तहरी बना के खा लेते हैं। वो तहरी क्या है? क्या आपने उसको नाप तोल के? अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, जो भी दिल कर रहा है वो मिला दिया, क्या ये कोई पदार्थ बना है क्या?
क्या इसका फिक्स कंपोनेंट है क्या? नहीं है। दूसरी बात समझिएगा कि मिक्सचर सदैव अलग अलग होते हैं। कैसे होंगे? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं इसको आपको समझना है तो फिर से समझिए, दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। हमने ये समझ लिया कि उसका अनुपात निश्चित नहीं है। जैसे हमने जल को बनाया था तो उसका अनुपात निश्चित था, 2:1 के अनुपात में अगर रहेगा तो जल बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 रहेगा, सॉरी 1:2 रहेगा कार्बन ऑक्सीजन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाने पे जाहिर सी बात है वो अमोनिया ही बनेगी, कुछ और नहीं बन सकती। यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस ग्राफ को याद रखिएगा, ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। मिश्रण को दो भागों में फिर से तोड़ा गया। एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। इसको कहते हैं बेटा होमोजेनियस मिक्सचर, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब ये क्या नहीं बला है सर? कोई बला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमको सब कुछ पता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भैया? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है समांगी मिश्रण। जैसे कि आपने दूध में पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया, क्या आप उसे आसानी से अलग कर पाएंगे? क्या आप उसे आसानी से अलग कर पा रहे हैं? आपसे कहा जाए कि दूध और पानी को अलग अलग कर दीजिए, नहीं सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूध पानी में या पानी दूध में इस तरह मिल गया है कि वो उसके सभी भागों में समान रूप से घुल गया है, सभी भागों में समान रूप से घुल गया है। अगर हम कहें आपसे कि बालू प्लस मिट्टी मिला दीजिए तो क्या आप उसे अलग कर पाएंगे? जी सर बिल्कुल अलग कर पाएंगे। हम बालू और मिट्टी को बिल्कुल आसानी से अलग कर लेंगे। फैन चला देंगे, ऐसे ऊपर से गिरा देंगे, मिट्टी उड़ जाएगी, बालू अलग हो जाएगी। या यूं कहें कि सरसों का तेल, सरसों तेल प्लस पानी अगर मिला दिया जाए तो आपने देखा होगा, आज जाइएगा घर पे मिलाइएगा सरसों के तेल और पानी को, तो पानी नीचे बैठ जाएगा, सरसों की बूंदें उस पानी पे तैरती नजर आएंगी। क्या वो पूरी तरह से मिल गया? नहीं मिला सर। जिस तरह से दूध और पानी आपस में मिल गया था, क्या सर ये तेल जो है पानी के साथ मिल गया क्या? सर नहीं मिला। तो ये जो नहीं मिला पूरी तरह से, उसके सभी भागों में समान रूप से नहीं मिला। बात को ध्यान दीजिएगा, सभी भागों में समान रूप से नहीं मिला, इसलिए वो विषमांगी मिश्रण है। और अगर वो सभी भागों में समान रूप से मिल गया, उसको अलग करना आसान नहीं है, तो वो होता है हमारा समांगी मिश्रण। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ आपके काम की चीज़ें निकल के आई होंगी जो आपसे छूटी रही होंगी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करनी होगी मेरे साथ। अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके लिए पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि YouTube पे सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क मिलेंगी। कोई एप्लीकेशन नहीं बनाने वाला मैं, कोई आपसे पैसा लेने वाला नहीं हूँ। बस आप लोग का साथ चाहिए। अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।